हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ये आपका लास्ट लेक्चर है। मैंने आपका ये सिलेबस 10 घंटे का सिलेबस 3 घंटे में खत्म किया है और कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इस यूनिट का आपका कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर, डी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर और साथ ही आपके पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग जितने भी कोर्स हैं उन सभी के लिए ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना है। इस लास्ट लेक्चर को अपन लोग बिल्कुल एकदम एनर्जी के साथ खत्म करने वाले हैं। सारी चीजें आप समझते हुए चलेंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो आपका फर्स्ट यूनिट है आज खत्म होने वाला है। प्लेलिस्ट आप जाकर जरूर देखें, क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको बिल्कुल एकदम छोटे से छोटे चीजों में बिल्कुल एकदम खत्म करने का पूरा प्रयास किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं सारे पॉइंट एक एक करके। आज का जो अपना टॉपिक है वो अपना टॉपिक क्या है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन आज पढ़ेंगे और सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे। सेल जो कम्युनिकेट कर रही है उसके बारे में अपन लोग जानेंगे और सेल डिवीजन के बारे में जानेंगे सारी चीजें। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल एकदम ध्यान से बिल्कुल तैयार हो जाइए और सारी चीजें आप देखते हुए चलेंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर मिल जाएगा। किसी टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन है तो आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में ही दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन पहले तो यही अपने मन में आता है कि क्या होता है। जैसे कि क्या होता है कि अपन लोग अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसी तरीके से जो हमारी सेल्स होती हैं वो अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए क्या करती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। मतलब सेल का प्रोडक्शन होता है, नई सेल बनती हैं और पुरानी सेल डीजनरेट होती रहती हैं। ये प्रोसेस अपनी बॉडी में चलता रहता है। ठीक है, तो यही चीज अपन लोग किसमें पढ़ने वाले हैं, सेल डिवीजन यही है। इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच सेल रिप्रोड्यूस देमसेल्फ। यह एक प्रोसेस है जिससे क्या कर रही है, सेल खुद को क्या कर रही है, रिप्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन लोग इस सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन में। चलिए देखते हैं सेल डिवीजन क्या है। पहले आपको मैं एक फिगर है, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं। सेल डिवीजन में दो फेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक फेज ये है आपका, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ये है आपका G1 यस G2। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इंटरफेज। और जो आपका ये है आपका यम फेज। यही एक्चुअल डिवीजन है। ये इंटरफेज जो होता है ये तैयारी का फेज है। मतलब सेल डिवीजन के लिए आपकी सेल इसके दौरान तैयार होती है। इसमें क्या होगा, इसमें जैसे कि मान लीजिए आपका G1 है। अब G1 में क्या हो रहा है, सेल जो है वो एक्टिव होती हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होंगी। और उसके बाद क्या होगा कि ये अपना जो भी मटेरियल है उसको डुप्लीकेट करने के लिए खुद प्रिपेयर होती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो आपका यस फेज होगा, यस फेज में सिंथेसाइज फेज इसको बोलते हैं, सिंथेसिस फेज एक तरीके से आप बोलेंगे। यहां पर जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो क्या होगा, आपका सिंथेसिस होगा, उसका जेनेटिक मटेरियल बनेगा। तो सारी चीजें यहां पर क्या होगा, आपका यस फेज में होगा। रेप्लिकेशन का जो भी प्रोसेस है वो यस फेज में होगा। फिर आता है आपका यहां पर G2। इसमें क्या होगा, इसमें सेल का ग्रोथ होगा, एंजाइम और प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। ये सारी चीजें आपकी किसमें हो रही है, G2 फेज में हो रही है। वीडियो आप रिपीट देख लीजिएगा। सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आपको याद होना चाहिए। लिखा पढ़ा सब कुछ तो ये आपको लिखा हुआ मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं खुद भी अभी आपको नोट्स दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो आपको ये सब कुछ भी नहीं, आपको चीजों को समझना है। जीवन में क्या हो रहा है, जीवन में सेल क्या है, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है और मोस्ट ऑफ जो इसके ऑर्गेनल है वो क्या हो रहे हैं, डुप्लीकेट हो रहे हैं। यस फेज में आपका क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल जो है उसका रिप्लिकेशन, यानी कि आप इसको एक तरीके से सिंथेसिस फेज भी बोल सकते हैं। और G2 फेज में क्या हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, सेल की ग्रोथ हो रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं। और जो आपका यम फेज होगा यही होगा एक्चुअल डिवीजन, जहां पर नई सेल बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ये अभी एक सेल खुद को तैयार कर रही है इंटरफेज में, और यम फेज में क्या होगा, एक्चुअल डिवीजन में सारी चीजें बनेंगी। तो चलिए अब एक एक करके मैं सारी चीजें आपको पढ़ के और सारी चीजें जो लिखी गई हैं वो बातें मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, सेल डिवीजन कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन होगा पहले सेल में, यानी कि यम फेज होगा। यहां पर जो मैंने आपको ऊपर का फिगर दिखाया वो दो चीजें थी। वो क्या थी, उसमें सेल प्रिपेयर हो रहा था और न्यूक्लियर डिवीजन इसी यम फेज में हो रहा था। ठीक, लेकिन एक प्रोसेस ये भी है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, जो आपका साइटोप्लाज्म है उसका भी तो डिवीजन होगा, उसकी भी तो सारी चीजें होंगी। तो वो भी क्या होगा, वो भी मटेरियल जो होता है आपका डबल होता है। तो इससे जो आपको सेल डिवीजन आपको दिख रहा है उसमें दो फेज है। कौन कौन से, न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन डिवाइड्स द जेनेटिक मटेरियल इन द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियर डिवीजन है तो वहां पर न्यूक्लियस में आपका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो डिवाइड होगा। while cytokinesis divide by cytoplasm, these are two kind of nuclear division। माइटोसिस होगा और मियासिस होगा। ठीक है, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि माइटोसिस में क्या अंतर होता है, मियासिस क्या होता है, सारी चीजें भी क्लियर होंगी। ठीक है, तो माइटोसिस
और मियासिस, दो तरीके से आपका न्यूक्लियर डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवाइड्स द न्यूक्लियस सो दैट बोथ डॉटर सेल आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। ठीक है, जो आपका माइटोसिस होगा, डिवाइड होगा उसमें न्यूक्लियस, जहां पर डॉटर सेल क्या होंगी, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगी। जेनेटिकली आइडेंटिकल का क्या मतलब है, जो आपकी सोमैटिक सेल होती हैं, जो आपकी बॉडी की सेल होती हैं, उनका जब डिवीजन होता है, जब उनमें डिवीजन होगा तो वो कहां आएगा, वो आपका माइटोसिस के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब कहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जब कहीं पर एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, मेल और फीमेल मिलकर किसी एक प्रोजेनी को जन्म दे रहे हैं, वहां पर आपका जो डिवीजन होगा वो कौन सा होगा, वो होगा मियोसिस। ठीक है, ये आपको समझना होगा। इन कंट्रास्ट देखिए, मियोसिस इज अ रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन का क्या मतलब है कि हाफ जो है वो किसी और पेरेंट से आ रहा है, और जो आपका हाफ जेनेटिक मटेरियल है वो किसी और पेरेंट से आ रहा है, प्रोड्यूसिंग डॉटर सेल्स दैट कंटेन हाफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द पेरेंट सेल। मियासिस में यही हो रहा है कि हाफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द पेरेंट सेल आ रहा है। दोनों जो माता पिता होंगे, दोनों से आधे आधे लक्षण उनके आएंगे यहां पर उनके पुत्र में, ठीक, या पुत्री में आप कह सकते हैं, प्रोजनी अपन लोग उसी लिए बोल रहे हैं। ठीक है, दोनों कॉमन शब्द के लिए। चलिए आगे देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन आइदर माइटोसिस और मियासिस बिगेन्स विद द कंडेंसेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो आपके माइटोसिस का सबसे पहला स्टेप क्या बिगेन होता है, जो आपका न्यूक्लियस नॉर्मल जो आपकी सेल्स हैं उनमें क्या होगा कि डीकंडेंस हुए, इसी तरीके से पड़े हुए रहते हैं जो आपके जेनेटिक मटेरियल है। तो पहले क्या होगा कि पहला स्टेप तो यही है कि उनका कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। ठीक, किसका, जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए का, क्रोमोसोम का। माइटोसिस और मियासिस बिगेन विद द कंडेंसेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन इनटू टाइटली क्वाइल्ड बॉडीज द क्रोमोसोम। मतलब पहले जब वो एक तरीके से, उसी तरीके से आपका जो क्रोमैटिन है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, वो ऐसे पड़ा हुआ है, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन लोग, क्रोमैटिन बोल रहे हैं। जब एक सिंगल धागा है, लेकिन जब वो क्या हो जाएगा, जब उसका कंडेंसेशन हो जाएगा, टाइटली वो क्वाइल्ड बॉडी हो जाएगी, तो उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। ये आप याद रखिएगा कि क्रोमैटिन एक धागे के लिए, जो आपका क्रोमोसोम है, जब उसका कंडेंसेशन हो जाएगा उसके बाद उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू आइडेंटिकल हाफ कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, जो आपका एक क्रोमोसोम है उसमें क्या है, दो आइडेंटिकल हाफ क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड है। उसी लिए मैं आपको बता रहा हूं, एक धागा है तो क्रोमैटिन, और दो आ गए अब तो ये क्रोमैटिड है, और ये दो आपके दो धागे हैं क्रोमैटिड के, यही क्या हो रहे हैं, ये आपका क्रोमोसोम कहला रहे हैं। ठीक, which are joined at the centromere, जो कि कहां पर ज्वाइन होते हैं, सेंट्रोमियर पर ज्वाइन होते हैं। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर आपने अपने किसी भी क्लास में पढ़ा होगा, ऐसे क्रोमोसोम होता है, यहां पर आपका सेंट्रोमियर होता है, जो कि इन दोनों को क्या करता है, आपका ज्वाइन किए हुए रहता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ईच क्रोमैटिड कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइटली क्वाइल्ड मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। जो एक आपका क्रोमैटिड होगा उसमें एक सिंगल टाइटली क्वाइल्ड मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होगा। सोमैटिक सेल में ऑल बॉडी सेल्स एक्सेप्ट एग और स्पर्म, इस आपका डीएनए है वो क्या है, उस पर आपका क्वाइल्ड हुआ है आपके क्रोमैटिड पर। ठीक, आगे चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। देखिए, ए पेयर ऑफ सच क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज होमोलॉगस पेयर। ठीक है, जो आपका क्रोमोसोम है एक पेयर, उसको क्या बोल रहे हैं, होमोलॉगस पेयर बोल के। क्या लिखा गया है, वन होमोलॉग ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मैटरनल पेरेंट। मैटरनल पेरेंट का क्या मतलब है, जहां बेबी का जिससे बर्थ हो रहा है। ठीक है, जो माँ है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। मैटरनल पेरेंट का मतलब द अदर फ्रॉम द पैटर्नल पेरेंट, और जो आपका दूसरा होगा वो कहां से आएगा, पैटर्नल पेरेंट से आएगा। आप लोग जानते हैं जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वहां पर 23 जो आपके क्रोमोसोम है, 23 जो गुणसूत्र है, वो कहां से आ रहे हैं, आपके मदर से आ रहे हैं, और 23 आपके आ रहे हैं फादर से। 23 क्रोमोसोम वहां से आ रहे हैं, 23 क्रोमोसोम वहां से आ रहे हैं। ठीक, उसके बाद यहां पर क्या दिया गया है, इन ह्यूमंस देयर आर 46 क्रोमोसोम, यानी कि 23 होमोलॉगस पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। लेकिन यहां पर एक कंडीशन ये है कि जो मेल होते हैं उनमें क्या होगा, यहां पर कि जो 22 होंगे वो तो होमोलॉगस पेयर होंगे, ऑटोसोम्स होंगे, लेकिन एक नॉन होमोलॉगस पेयर होगा जिससे क्या होता है, जिससे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। इसी से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, किससे, जो एक आपका नॉन होमोलॉगस पेयर होता है मेल में, इसी से होता है। ठीक है, तो आपका यही चीज है इसमें दिया गया है कि हाफ क्या होगा, मदर से आएगा, हाफ क्या होगा, फादर से आएगा, और उसके बाद यहां पर होमोलॉगस जो होगा, सभी में होमोलॉगस होता है, लेकिन जो मेल होगा उसमें क्या होगा, नॉन होमोलॉगस पेयर भी होंगे, एक्स एंड वाई, और बाकी जो मदर में होगा वो टोटल एक्स ही होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक,
चलिए आगे देखते हैं। नहीं भी आप याद रखें तब भी कोई बात नहीं, लेकिन याद रखेंगे तो आप जब इसको लिखेंगे हाईलाइट कर देंगे तो थोड़ा इसका फर्क पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन अ सेल इज नॉट डिवाइडिंग, व्हेन अ सेल इज नॉट डिवाइडिंग द क्रोमेटिन इज इनक्लोज्ड विद इन अ क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियर एनवलप। जब एक सेल क्या होती है, डिवाइड नहीं हुई रहती है, क्रोमेटिन क्या है, इनक्लोज्ड हुआ है एक क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियर एनवलप से। ठीक है, जो आपका न्यूक्लियस है वो उसके बाहर भी तो एक उसकी भी तो एक कवरिंग है। जिस तरीके से एक सेल की बाहर की कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसी तरीके से एक जो आपका न्यूक्लियस है, जो आपके सेल के अंदर का न्यूक्लियस है, वो भी क्या है, उस पर भी न्यूक्लियर एनवलप है, उसकी भी एक डिफाइंड बाउंड्री है। व्हेन अ सेल इज नॉट डिवाइडिंग द क्रोमेटिन इज इंक्लूड विद इन अ क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियर एनवलप, one or more nuclei are visible within the nucleus and two centrosomes each containing two centrioles। जो आप न्यूक्लियस के अंदर एक या एक से अधिक जो आपके क्या है, विजिबल है न्यूक्लियाई, एंड टू क्रोमोसोम ईच कंटेनिंग टू सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रोसोम सॉरी, two centrosomes each containing two centrioles lie adjacent to one another outside the nuclear envelope. These features are characteristics of interphase, the non-dividing but metabolically active period of the cell cycle. When cell division begins, these features change as described in the following section। तो चलिए अब आगे अपन लोग अब एक्चुअल डिवीजन पढ़ने वाले हैं। सारे प्रोसेस आपके माइटोसिस के अब आगे पढ़ेंगे, वही चीज इसमें दी गई है कि आगे अब अपन लोग यही चीजों इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे कि कहां पर किस तरीके से आपका न्यूक्लियर एनवलप डिजनरेट हो रहा है, उसके बाद नए आपके जो सेल ऑर्गेनल है उनका फॉर्मेशन हो रहा है, डीएनए का डिकंजनसेशन हो रहा है, माइक्रोफिलामेंट आपके बन रहे हैं, सारी चीजें अब आगे अपन लोग पढ़ने वाले हैं। इस साइट को भी आप याद रखिएगा, theviralnow.com। ये साइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ में मैं दूंगा तो वहां पर आप इस पर क्लिक भी कर पाएंगे और क्लिक करके वहां से आप एजुकेशन के जितने भी पॉइंट हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी के रिव्यू हैं, सारी चीजें वहां से आप देख सकते हैं। अब यहां पर आपको सारी चीजें समझना है, सब कुछ मैं आपको समझाने के लिए एक कुछ फिगर मैं आपको दिखाऊंगा जहां से आप चीजों को और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, चीजों को आप विजुअलाइज कर पाएंगे कि क्या प्रोसेस सेल के अंदर में हो रहे हैं, एक्चुअल में डिवीजन में हो क्या रहा है। सारी चीजें मैं यहां पर आपको बिल्कुल विजुअलाइज करवाने वाला हूं स्क्रीन पर। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहले तो मैं माइटोसिस के आपके फेज क्लियर करना चाहता हूं, माइटोसिस पढ़ेंगे उसके बाद मियोसिस पे फोकस करना। अभी आपको मियोसिस भूल जाना है, ठीक है, पहले आपको माइटोसिस पर फोकस करना है। माइटोसिस में कितने फेज हैं आपके, 4 हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। मैं इसको याद रखता हूं पीएम8, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, या पीमैट करके आप याद रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप क्रम में इन चीजों को याद रख पाएंगे। क्या है, पीमैट, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि पीमैट से आप याद रख सकते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। कोई बहुत बड़ी मैं आपको ट्रिक नहीं बता रहा हूं, बस इसलिए बता रहा हूं कि आप इसको इस तरीके से याद रखें जरूर। ये चीजें तो जरूर आपको क्लियर होनी चाहिए यदि आप सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं, ठीक, क्या क्या चीजें हो रही हैं। चलिए देखते हैं प्रोफेज का, पहले अपन लोग फिगर देखते हैं। प्रोफेज में क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि जो यहां पर जो आपका क्रोमोसोम है, जो डीएनए है, यहां पर जो आपका क्रोमोसोम है वो आपको माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेगा, लेकिन ये अर्ली प्रोफेज है। फिर क्या होता है, लेट प्रोफेज में क्या होता है, ये धीरे धीरे आपके क्या होंगे, इनका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा और वे फिर इस फॉर्म में आपके आ जाएंगे लेट प्रोफेज में। प्रोफेज आपका पहला फेज है आपके माइटोसिस का, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि ये इनका कंडेंसेशन हो गया। अब कंडेंसेशन होने के बाद जो आपका न्यूक्लियर एनवलप है, जो न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग है, वो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगी और उसके डीजनरेट होने के बाद जो आपका मेटाफेज आएगा, वहां पर क्या हो रहा है कि आपका जो सेंट्रोमियर है, जो आपके क्रोमोसोम को यहां पर इस तरीके से बाइंड किए हुए है, वो क्या होगा कि वो धीरे धीरे क्या होगा, वो एक तरीके से यहां से माइक्रोफिलामेंट निकलेंगे। कहां से, सेंट्रोसोम से। सेंट्रोसोम से आपके माइक्रोफिलामेंट निकलेंगे और वो क्या होंगे, इसको इस तरीके से बाइंड करेंगे। स्टेज है, इनिशियल स्टेज में क्या करेंगे, धीरे धीरे बाइंड करेंगे और फिर ये क्या होंगे, एक प्लेट पर आ जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पर, जिसे अपन लोग मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं, और एक लाइन में ये आ जाएंगे। ये हो गई बात कहां की, मेटाफेज की। यहां पर कंडेंसेशन हुआ, यहां पर आपका कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन के बाद यहां से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलने स्टार्ट हुए, माइक्रोफिलामेंट्स यानी कि निकलने स्टार्ट हुए, और धीरे धीरे यहां पर क्या हुए कि क्रोमोसोम से अटैच हुए और क्रोमोसोम को एक लाइन में ला चुके हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं पीएम8। अब बात आती है एनाफेज की। एनाफेज में क्या प्रोसेस हो रहा है, एनाफेज में आपका क्या होगा, यहां से आपका स्प्लिट हो जाएगा, जो आपका ये क्रोमोसोम था यहां से हाफ हाफ से क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा और धीरे धीरे ये अपोजिट पोल पे मूव करना स्टार्ट कर देंगे आपके जो क्रोमोसोम है, ठीक।
तो देखिए आगे चलिए देखते हैं, क्रोमोसोम था उसका क्या हुआ, अब यहां से डिवीजन हो चुका है, यहां से वो टूट चुके हैं, यहां से स्प्लिट हो चुके हैं। स्प्लिट होने के बाद वो यहां पर देखिए आप अपोजिट पोल पर आ चुके हैं एनाफेज के अंदर में, जो आपका तीसरा फेज है। फिर क्या होगा, फिर ये धीरे धीरे क्या होगा कि न्यूक्लियर इन्वलप जो आपका डिजेनरेट हुआ था, कहां पर हुआ था, प्रोफेज में हुआ था, और टीलोफेज में वो सब कुछ जो कुछ भी आपका डिजेनरेट हुआ था वो फिर से जनरेट हो जाएगा, फिर से उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर न्यूक्लियर इन्वलप आपका फिर से बन चुका है। अभी साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ है, वो भी आपका डिवीजन यहां पर देख सकते हैं कि फिर से आपका यहां पर इंटरफेज में आके वो आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन इस तरीके से आपको दिख रहा है कि 2 सेल आपकी फिर से फॉर्मेशन हो गए और ये फिर से अब डिवीजन के लिए ये फिर से तैयार है। ठीक, तो ये हो गया आपका सेल डिवीजन जो मैंने आपको फिगर के माध्यम से समझाया। अब चलिए आगे मैं चीजों को आपको पढ़ के बताता हूं कि क्या चीजें यहां पर दी गई हैं। देखिए, देयर आर 4 phases in mitosis, prophase, metaphase, anaphase and telophase. During prophase the nuclei disappear। यही मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियाई वहां पर सबसे पहले फेज में क्या हो रही थी, जो न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग थी वो खत्म हो रही थी, डिसअपियर हो रही थी। द क्रोमैटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम, क्रोमैटिन क्या हो रहा था, कंडेंस हो रहा था और क्रोमोसोम बन रहा था। द न्यूक्लियर इन्वलप ब्रेक्स डाउन एंड द माइटोटिक स्पिंडल जो थे वो क्या हो रहे थे, एजेंबल हो रहे थे, वहां से वही तो अटैच कर रहे थे क्रोमोसोम को, एजेंबल। द डेवलपमेंट ऑफ माइटोटिक स्पिंडल बिगेन एज द सेंट्रोसोम्स मूव्स अपार्ट टू अपोजिट एंड्स, यानी कि अपोजिट पोल पे क्या हो रहे थे, धीरे धीरे उनका क्या हो रहा था, उनका मूवमेंट हो रहा था ऑफ द न्यूक्लियस। एज दे मूव अपार्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स डेवलप from each centrosome, increasing the length in by addition of tubulin units. Microtubules from each centrosome connect the specialized region in the centromere called kinetochores। जहां पर वो आपके माइटोटिक स्पिंडल अटैच थे आपके क्रोमोसोम से, वो क्या था, वो काइनेटोकोर होता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। जहां पर अटैच होता है, डिस्क लाइक होता है, वो काइनेटोकोर होता है। ठीक है, चलिए दिखा देते हैं आपको, एक बार मैं दिखा देता हूं कहां पर अटैच हुए। देखिए, जो यहां पर आपके अटैच हुए, जो आपको इस तरीके से येलो येलो दिख रहा है, येलो पॉइंट दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। कोई भी पॉइंट आप छोड़े ना, इसलिए मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं, बाकी आप याद रखेंगे तो कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। माइक्रोट्यूब्यूल्स टग ऑन द काइनेटोकोर मूविंग द सेंट्रोसोम्स बैक एंड फोर्थ फॉरवर्ड वन पोल देन द अदर विदिन द स्पिंडल। देयर आर आल्सो माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट ओवरलैप एट द सेंटर ऑफ द स्पिंडल एंड डू नॉट अटैच टू द क्रोमोसोम। ठीक है, फिर क्या आता है, इसके बाद आपका आता है मेटाफेज। मेटाफेज में जो कुछ समझाया है चीजें सब वही दी गई। यदि आप फिगर को फील करते हैं कि कहां पर स्प्लिट हो रहा है, कहां पर क्या चीजें हो रही, जब मैं आपको यहां पर पीडीएफ सेंड करूंगा ग्रुप में, वहां पर आप फिगर को अच्छे से देखिएगा, उसको ज्यादा एनालाइज करिएगा। उसको आप एनालाइज किए रहेंगे तो आप चीजों को लिख सकते हैं। देखिए क्या दिया गया, मेटाफेज बिगेन्स व्हेन द क्रोमोसोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द मेटाफेज प्लेट। मतलब मेटाफेज प्लेट पर आपने देखा था, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए थे। ए प्लेन लाइंग बिटवीन द 2 पोल्स ऑफ द स्पिंडल मेटाफेज एंड व्हेन माइक्रोट्यूब्यूल्स स्टिल अटैच्ड टू द काइनेटोकोर पुल ईच क्रोमोसोम अपार्ट इनटू 2 क्रोमैटिड। यहां पर क्या हो रहा था, क्रोमैटिड के क्या हो रहे थे, अपार्ट हो रहे थे। 2 क्रोमैटिड आपके क्या हो रहे थे, वहां पर अलग अलग हो रहे थे, आपने देखा था, स्प्लिट हो रहे थे। ईच क्रोमैटिड इज कंप्लीट विथ अ सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर वन सेपरेटेड from its sister chromatid। each chromatid is called a chromosome। to count the number of chromosome at any one time, count the number of centromeres। ठीक है, ये चीजें आपकी दी गई हैं। किसमें हो रहा है ये सब कुछ, आपका मेटाफेज में हो रहा है। एनाफेज में क्या हो रही चीजें, देखिए आप, एनाफेज बिगेन्स आफ्टर द क्रोमोसोम आर सेपरेटेड इनटू इंडिविजुअल क्रोमैटिड। एनाफेज कहां बिगेन हो रहा है कि क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, आपके सेपरेट हो रहे हैं। यहीं पर तो आपका क्रोमोसोम सेपरेट होकर अपोजिट पोल पे मूव करना स्टार्ट हो गए थे। During anaphase, the microtubules connected to the chromatid। Now chromosome certain effectively pulling the chromosome। क्रोमोसोम को क्या कर रहे थे, पुल कर रहे थे, कहां पर, अपोजिट पोल्स पर। ओवरलैपिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स originating from opposite centrosomes but not attached to chromosome interact to push the poles पर क्या कर रहे थे, ये धीरे धीरे उसको पुल करके लेके जा रहे थे। द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द ओरिजिनल सेल। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ओरिजिनल सेल में, और जो आपकी नई सेल बनी है उनमें सभी में क्या होगा, जो आपका क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या है, सेम है। चलिए आगे देखते हैं टीलोफेज में क्या चीजें हो रही हैं। टीलोफेज कंक्लूड्स द न्यूक्लियर डिवीजन ड्यूरिंग दिस फेज। ए न्यूक्लियर इन्वलप डेवलप। फिर से क्या होगा, वही प्रोफेज वाला उल्टा हो रहा है। जो कुछ भी प्रोफेज में डिसअपियर हुआ था आपका न्यूक्लियर इन्वलप वगैरह, वो सारी चीजें क्या हो रही, फिर से बन रही हैं। अराउंड ईच पोल फार्मिंग 2 न्यूक्लियाई। द क्रोमोसोम्स विदिन ईच ऑफ these nuclei disperse into chromatin and the nuclei reappear simultaneously
साइटोकाइनेसिस अकर, साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म का फिर से क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, जो और आपके सेल ऑर्गेनल है उनका फॉर्मेशन होगा, डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म इनटू टू सेल्स, माइक्रोफिलामेंट फ्रॉम अ रिंग inside the plasma membrane between the two newly forming nuclei. As the microfilaments shorten, they act like purse string to pull the plasma membrane into the center, dividing the cell into two daughter cell. मतलब क्या होगा कि धीरे धीरे वो आएंगे, आपके जो आपके माइक्रोफिलामेंट होंगे वो क्या कर रहे हैं, वो आपके जो साइटोप्लाज्म है, जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, शॉर्टन कर रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है कि दो सेल का आपका फॉर्मेशन हो रहा है, दो डॉटर सेल बन जा रही हैं। अब आगे चलिए मियोसिस पढ़ते हैं। मियोसिस की सारी चीजें अपन लोग समझते हैं, और उसके बाद यहां पर भी आपको मैं फिगर जो दिखाऊंगा उसके माध्यम से मैं समझाऊंगा। देखिए प्रोफेज पहले तो आपका फर्स्ट होगा, यहां पर मियोसिस दो पार्ट में होता है, एक तो मियोसिस फर्स्ट, दूसरा क्या होता है मियोसिस सेकंड। दोनों में डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने आपको मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस बताया था, उसी तरीके से मैं आपको क्या बताऊंगा, माइटोसिस में, मियोसिस फर्स्ट में और मियोसिस सेकंड में भी मैं आपको क्या बताऊंगा, डिफरेंस बताऊंगा। डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, बहुत लोग पढ़ लेते हैं, उनको माइटोसिस, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड में डिफरेंस ही नहीं पता होता है। ठीक, चलिए देखते हैं। मियोसिस जो है कि ये भी क्या है कि माइटोसिस के ही सिमिलर होता है। द मेजर डिस्टिंक्शन इज दैट मियोसिस कंसिस्ट ऑफ टू ग्रुप ऑफ डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा कि होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर एट मेटाफेज प्लेट देन माइग्रेट टू अपोजिट पोल। ठीक है, यहां पर जो आपका मियोसिस फर्स्ट होगा वहां पर क्या होगा कि मेटाफेज प्लेट पे क्या होगा कि जो आपके क्रोमोसोम होंगे वो अपोजिट पोल पर जाएंगे, लेकिन जो मियोसिस सेकंड होगा क्रोमोसोम स्प्रेड अक्रॉस द मेटाफेज प्लेट। ठीक है, एंड द सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट एंड माइग्रेट टू अपोजिट पोल। अभी मैं फिगर में आपको दिखाऊंगा, तब वहां पर मैं आपको चीजों को क्लियर करूंगा, अभी आप थ्योरी पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट एंड माइग्रेट टू अपोजिट पोल, दस मियोसिस सेकंड इज एनालॉगस टू माइटोसिस। जो आपका मियोसिस सेकंड है वो क्या है, वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह हो रहा है कि यहां पर क्या होगा कि क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, अपोजिट पोल्स पर जाएंगे, मेटाफेज प्लेट पर, इक्वेटोरियल प्लेट पर सेट होंगे। सारी चीजें जो मियोसिस सेकंड की हैं वो आपके क्या होगा कि आपके माइटोसिस की तरह है, लेकिन जो आपका मियोसिस फर्स्ट है वही उसी में क्या है, उसी में डिफरेंस है। तो चलिए एक एक करके मैं सारी चीजें आपको दिखाता हूं। पहले मैं आपको फिगर ही दिखा देता हूं, उसके बाद में पढ़ के आपको सारी चीज दिखेगा। यहां पर प्रोफेज फर्स्ट में क्या हो रहा है, यहां पर आप देखेंगे प्रोफेज फर्स्ट पर जब आप गौर से देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, इस तरीके से आपके क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के बाद यहां पर क्या हो रहा है, देखिए यहां पर आपका क्या हो रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, स्प्लिट हो रहे हैं, स्प्लिट होकर अपोजिट पोल पर इस तरीके से आए, यहां पर आपकी दो सेल का फॉर्मेशन हुआ, और जब आपका एक फेज कंप्लीट हो गया, जब आपके मियोसिस का एक फेज कंप्लीट हो रहा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, जब चारों काम हो जा रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद आपका जो मियोसिस का सेकंड स्टेप है वहां पर चीजें क्या हो रही हैं, वहां पर आपकी जो दो सेल बनी है, दो सेल से फिर यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेंगे और इस तरीके से इक्वेटोरियल प्लेट पर ये फिर से सेट होंगी। चूंकि आपका जो मियोसिस सेकंड है वो आपका किस तरीके से परफॉर्म का होता है, आपके माइटोसिस की तरह परफॉर्म होता है, इस तरीके से अपोजिट पोल पर जाएंगे। और यहां आप एक बहुत अच्छी चीज देखेंगे कि आपके एक सेल से कितनी सेल फॉर्म हो रही है, चार सेल बन रही है। वहां पर आपकी एक सेल से दो सेल बन रही थी आपके माइटोसिस में। ये भी काफी इंटरेस्टिंग बात है कि आपको चीजों को समझना होगा, ये भी चीजें आपको जरूर समझना चाहिए। ठीक, चलिए अब मैं एक एक करके आपको सारी चीजें आपको पढ़ के बताता हूं कि क्या चीजें इसमें लिखी गई हैं। कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप बाद में भी मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं। मियोसिस इज वेरी सिमिलर टू माइटोसिस, यहां तक अपन लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, ये भी सारी चीजें अपन लोगों ने जान लिया था कि मियोसिस जो होता है आपको किस तरीके से आपका होता है। अब अपन लोग यहां से पढ़ेंगे प्रोफेज फर्स्ट से। बिगेन्स लाइक प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के ही प्रोफेज से स्टार्ट होगा। द न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होंगे, क्रोमैटिन कंडेंस होगा, क्रोमोसोम में बदलेगा, सब जगह वही चीजें हो रही है। ठीक है, बस थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। द न्यूक्लियर इन्वॉल्व ब्रेक्स डाउन एंड द स्पिंडल अपरेटस डेवलप, स्पिंडल अपरेटस डेवलप होगा वंस द क्रोमोसोम आर कंडेड। हाउएवर दियर बिहेवियर डिफर्स फ्रॉम माइटोसिस, मतलब इनका बिहेवियर किस तरीके से, अब आप जानेंगे कि ये डिफर है। प्रोफेज फर्स्ट जो है आपका माइटोसिस के प्रोफेज से कैसे डिफर है, यहां पर दिया गया ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर ए प्रोसेस कॉल्ड सिनेप्सिस। यहां पर एक प्रोसेस हो रहा है जिसको कहते हैं सिनेप्सिस कह रहे हैं। ठीक है, यहां पर बिहेवियरल डिफरेंस है। दीज पेयर्स ऑफ आर होमोलॉगस, दीज पेयर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम आर कॉल्ड टेट्राड्स। एक ग्रुप ऑफ फोर क्रोमेटिड को अपन लोग क्या बोलते हैं, टेट्राड बोलते हैं या बाइवैलेंट बोलते हैं। फोर क्रोमेटिड्स आर बाइवैलेंट ड्यूरिंग सिनेप्सिस। कॉरेस्पॉन्डिंग रीजन जो होगा वो क्या हो रहा है, पर क्लोज एसोसिएशन हो रहा है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कियास्माटा बोलते हैं इसको आप लोग। और उसके बाद क्या है, along non-sister जो क्रोमेटिड है कियास्माटा आर साइट्स where the genetic material is exchanged between non-sister
होमोलॉगस क्रोमेटिड के बीच में क्या हो रहा है, आपका एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का। ठीक, इसको आप समझे रहेंगे। आगे चलिए क्या देखते हैं, ए प्रोसेस कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जा रहा है, इसी को क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। अब देखिए यहीं पर कुछ चीजें हैं जो डिफरेंस हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो आपका मियासिस है यहीं पर क्रॉसिंग ओवर होता है। यहां पर क्या हो, यहीं पर म्यूटेशन आने के चांस है। जब आप लिखेंगे, जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप डिस्क्राइब करें माइटोसिस और मियासिस को, तो यही चीजें आपको लिखना है कि जो आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, म्यूटेशन की जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो कहां हो पाएंगी, वो हो पाएंगी मियासिस में, क्योंकि यहीं पर आपका जो जेनेटिक मटेरियल है यहां पर क्रॉसिंग ओवर जैसे आपके फीचर आ रहे हैं। ठीक, चलिए ये चीज आप जानते रहेंगे। द रिजल्ट्स कंट्रीब्यूट टू अ मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, ए प्रोसेस कॉल्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी यहीं पर हो रहा है। तो मैं आपको सिंपली यही डिफरेंस बताना चाहता हूं कि मियासिस माइटोसिस में इतना ही डिफरेंस है कि जो आपका मियासिस है यहां पर म्यूटेशन हो रहा है, यहां पर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी कि यहां पर क्रॉसिंग ओवर भी हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जा रहा है। ठीक है, सडन एक्सचेंज हो जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, एट मेटाफेज फर्स्ट। अब अपन लोगों ने प्रोफेज फर्स्ट पढ़ लिया, प्रोफेज फर्स्ट पढ़ लिया, अब मेटाफेज फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। मेटाफेज फर्स्ट में क्या हो रहा है, होमोलॉगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर स्प्रेड अक्रॉस द मेटाफेज प्लेट। ठीक है, मेटाफेज प्लेट के क्या होगा, एक क्रॉस रहेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन पोल आर अटैच्ड टू काइनेटोकोर। जो आपके माइटोटिक माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, एक्सटेंड होंगे किसी भी पोल से, और क्या होगा, काइनेटोकोर से आपके अटैच हो जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अदर पोल्स आर कनेक्टेड टू सेकेंड मेंबर ऑफ ईच होमोलॉगस पेयर। एनाफेज फर्स्ट में क्या हो रहा है, इसके बाद अपन लोग जानते हैं, ये तो अपन लोगों ने जान लिया कि आपके जो क्रोमोसोम है उनसे काइनेटोकोर से क्या हो रहा है, माइटोटिक माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो अटैच हो रहे हैं। अब यहां पर एनाफेज में क्या हो रहा है, बिगेन्स व्हेन होमोलॉगस विद इन टेट्राड्स अनकपल एज दे आर पुल टू अपोजिट पोल। यहां पर अब क्या होगा कि अपोजिट पोल पर एनाफेज में आपके क्रोमोसोम जाना स्टार्ट हो जाते हैं। ये आपने देखा था, आपने यही चीज मैं फिगर में दिखा के आपको यही चीजें बिल्कुल एकदम अच्छे से तैयार करवा रहा हूं कि ये चीज आप समझते रहें और डिफरेंस जानते रहें, मियासिस माइटोसिस में डिफरेंस भी जानते रहें। अगर कोई पूछ ले आपसे या कहीं पर चीजें आ जाती है, क्रॉसिंग ओवर कहां पर हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन कहां पर हो रहा है, तो आप मियासिस बताएंगे, माइटोसिस नहीं बताएंगे। टीलोफेज में यहां पर क्या हो रहा है, टीलोफेज फर्स्ट द क्रोमोसोम हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से डेवलप हो जाएगी, सारी चीजें फिर से जो कुछ भी आपके प्रोफेज में गई हुई हैं वो फिर से वापस आएंगी आपके टीलोफेज में। ये हमेशा आप याद रखेंगे अपने दिमाग में। Note that each poles will form a new nucleus that will have half the number of chromosomes, but each chromosome will contain two chromatids. Since daughter nuclei will have half the number of chromosomes, cell that they eventually form will be haploid. जो सेल यहाँ पर फॉर्म होंगी वो कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी। चलिए अब साइटोकाइनेसिस यहाँ पर हो रहा है। साइटोकाइनेसिस अकर्स फार्मिंग टू डाटर सेल्स, ए ब्रीफ इंटरफेज में फॉलो बट नो रिप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स। यहाँ पर किसी भी क्रोमोसोम का क्या होगा, रिप्लीकेशन नहीं हो रहा है आपके कहाँ पर, साइटोकाइनेसिस में। इंस्टेड ए पार्ट ऑफ मियासिस सेकेंड बिगेन्स इन बोथ डाटर न्यूक्लियाई। अब क्या होगा कि इसके बाद क्या होगा कि जो बोथ डाटर न्यूक्लियाई है उनमें क्या होगा, फिर से मियासिस सेकेंड का प्रोसेस स्टार्ट। मियासिस फर्स्ट आपका खत्म हुआ, अब मियासिस सेकेंड आपका स्टार्ट हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस के बाद जैसे ही आपकी दो डाटर सेल बनी है उसके बाद क्या हो रहा है, मियासिस सेकेंड स्टार्ट। अब मियासिस सेकंड में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, वही प्रोसेस आपके फिर से रिपीट हो रहे हैं। द न्यूक्लियर इनवलप डिसअपीयर, फिर से न्यूक्लियर इनवलप। प्रोफेज में हमेशा यही हो रहा है, न्यूक्लियर इनवलप जो है क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, स्पिंडल डेवलप हो रहे हैं। दियर आर नो कियास्माटा, लेकिन यहां पर कोई भी कियास्माटा नहीं है, और नो क्रॉसिंग ओवर, कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा जेनेटिक मटेरियल का, एज इन प्रोफेज फर्स्ट। याद रखें आप कि प्रोफेज फर्स्ट में क्या हो रहा था, क्रॉसिंग ओवर हो रहा था जेनेटिक मटेरियल का, लेकिन प्रोफेज सेकंड में कोई भी क्रॉसिंग ओवर भैया नहीं होगा, ना तो ये माइटोसिस में होगा ना आपके प्रोफेज सेकंड में होगा। यही तो आपका जो मैं आपको अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मियासिस सेकंड प्रोफेज के सिमिलर है। क्यों है, क्योंकि ना तो यहां पर भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा जेनेटिक मटेरियल का और ना ही माइटोसिस में हो रहा है। मियासिस फर्स्ट में ही आपका क्या हो रहा है, मियासिस फर्स्ट के जितने भी प्रोफेज हैं, एनाफेज हैं, मेटाफेज फर्स्ट है, जितने भी फर्स्ट वाले हैं वहीं पर आपका क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर जैसे म्यूटेशन वगैरह जो कुछ भी हो रहा है सारे प्रोसेस उसी में आपके आ रहे हैं मियासिस फर्स्ट में। सेकंड है जो आपका मियासिस सेकंड, वो माइटोसिस की तरह है। आगे चलिए देखते हैं यहां पर क्या दिया गया, दियर आर नो कियास्माटा नो क्रॉसिंग ओवर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एज इन प्रोफेज फर्स्ट। अब आगे चलते हैं, इन मेटाफेज सेकंड द क्रोमोसोम अलाइन सिंगली ऑन द मेटाफेज प्लेट। यहां पर भी भैया क्या हो रहा है, जिस तरीके से आपके माइटोसिस में वहां पर देख रहे थे कि मेटाफेज प्लेट पर आपका आ रहा था, कौन आ रहा था, आपके क्रोमोसोम आ रहे थे, उसी तरीके से यहां पर मेटाफेज सेकंड में भी आ रहा था। लेकिन जो आपका जो मियासिस फर्स्ट का जो मेटाफेज था वहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर क्या चीजें दी गई, देखिए आप क्या दिया गया,
होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम स्प्रेड अक्रॉस द मेटाफेज प्लेट, यहाँ पर अक्रॉस द मेटाफेज प्लेट है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अपन लोग अब देखते हैं क्या चीजें दी गई हैं। सिंगल अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन माइटोसिस, जो कि माइटोसिस में जो चीजें हो रही थी उसी तरीके से यहाँ पर हो रहा है, एक्सेप्ट नाउ देयर इज ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही आपके जो है वो एलाई कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एनाफेज सेकंड में क्या चीजें दी गई हैं। बिगिंस एज ईच क्रोमोसोम इज पुल्ड अपार्ट टू क्रोमैटिड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द स्पिंडल apparatus, the chromatid now chromosome migrates to their respective poles. Again, this is exactly what happens in mitosis except now there is only half the chromosome. यहाँ पर जो हो रहा है वो सिर्फ हेप्लॉइड की कंडीशन हो रही, जो आपका मियासिस सेकंड है यहाँ पर हेप्लॉइड की कंडीशन हो रही, और जो वहां पर चीजें हो रही थी वो डिप्लॉइड सेल के लिए की जो आपकी कंडीशन थी, डिप्लॉइड के लिए जो कंडीशन थी वो अप्लाई हो रही थी। बाकी सब कुछ सेम है, माइटोसिस और मियासिस सेकंड दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस यही है कि यहाँ पे हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम के लिए सारे प्रोसेस हो रहे हैं, और वहां पर आपका पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम था वो आपका प्रोसेस कर रहा था। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं। इन टेलोफेज सेकंड द न्यूक्लियर एनवेलप फिर से रीअपीयर हो रहा है। मैंने आपको बताया कि जो कुछ भी प्रोफेज में जा रहा है टेलोफेज में वो फिर से क्या हो रहा है, फिर से रीअपीयर हो जा रहा है। एट ईच पोल एंड साइटोकाइनेसिस अकर्स, द एंड रिजल्ट ऑफ मियासिस इज 4 हैप्लॉइड सेल। यहाँ पर 4 हैप्लॉइड सेल बनेगी। ईच सेल कंटेन्स हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सभी सेल के पास क्या होगा कि हाफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। उसके बाद क्या होगा कि ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ ओनली वन क्रोमेटिड, सभी क्रोमोसोम के पास क्या होगा, सिर्फ एक ही क्रोमेटिड होगा, ये आपको समझना होगा। और इसके साथ ही अब क्या होता है, अपना सेल डिवीजन खत्म होता है। अब आगे अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेल सिग्नलिंग, जो कि जितने भी सेल सिग्नलिंग के प्रोसेस हैं, थोड़ा सा मियासिस आप देख लेंगे कि मियासिस में क्या चीजें हो रही, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं। मियासिस एंड हो रहा है 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल के साथ, ईच विथ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सभी के पास क्या है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच होमोलॉगस पेयर, देयर आर गैमीट्स दैट इज एक्स एंड स्पर्म। मैंने आपको बताया कि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जहां पर एक्स और आपके एक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है, आपका मियासिस के थ्रू हो रहा है। फ्यूजिंग ऑफ एन एग एंड स्पर्म, फर्टिलाइजेशन, सिंगेमी गिव्स राइज टू अ डिप्लॉइड सेल, द जाइगोट, द सिंगल सेल्ड जाइगोट देन डिवाइड बाय माइटोसिस। जो आपका सिंगल सेल्ड जाइगोट होगा वो डिवाइड होगा किससे, माइटोसिस से आपका डिवाइड होगा, टू प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो बनेगा। उसके बाद फीटस बनेगा, एंड आफ्टर 9 मंथ ए न्यू बॉर्न इन्फेंट जो होता है उसका बर्थ होता है, आप लोग जानते हैं। नोट दैट 1 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर इन जाइगोट ओरिजिनेट फ्रॉम वन पेरेंट एंड सेकेंड कॉपी फ्रॉम अदर पेरेंट। Thus, a pair of homologous chromosome in the diploid zygote represents both maternal and paternal heritage. Maternal मतलब माता से, paternal मतलब पिता से क्या होता है, आधे आधे मेल और फीमेल से आपके क्या होते हैं, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो आती हैं, आधे आधे क्रोमोसोम दोनों से आते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अपन लोग पढ़ते हैं, खत्म होता है यहाँ पर सेल डिवीजन। अब बात आती है सेल सिग्नलिंग, सेल किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वही चीजें हैं यहाँ पर सेल सिग्नलिंग में। सेल सिग्नलिंग का मतलब आप लोग सीधा सीधा समझिएगा कि सेल कम्युनिकेशन। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारी चीजें। सेल सिग्नलिंग इन ब्रिटिश इंग्लिश लिखा गया है, इसको आप इग्नोर मारें, इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दी गई है चीजें, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं। इज पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन दैट गवर्न्स बेसिक एक्टिविटी ऑफ सेल। ठीक है, बेसिक एक्टिविटी जो सेल की होगी उसको क्या करेगा, उसको गवर्न कर रहा है। कोऑर्डिनेट सेल एक्शन, सेल के एक्शन को क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। भाई एक सेल दूसरे सेल से कोऑर्डिनेशन में रहेंगी तभी आपका पूरा बॉडी आपका फंक्शन कर रहा है। द एबिलिटी ऑफ सेल टू परसीव एंड करेंटली रिस्पॉन्ड टू दियर माइक्रो इन्वायरमेंट इज द बेसिस डेवलपमेंट, टिश्यू रिपेयर, इम्यूनिटी एज वेल एज नॉर्मल टिश्यू होम्योस्टेसिस। जो कुछ भी होम्योस्टेसिस की जो कंडीशन है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कुछ भी हो, लेकिन आपके बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रखना है आपकी बॉडी को। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं सेल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। आपके जो सेल्स हैं वही इन चीजों को परफॉर्म करवा रहे हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। दीज सिग्नल्स कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन सिग्नलिंग एंड रिस्पॉन्डर सेल। जो रिस्पॉन्ड करने वाली सेल है और जहां से सिग्नल जा रहा है, ब्रेन से सिग्नल जा रहा है, कहीं से सिग्नल जा रहा है, तो वहां से और जो रिस्पॉन्डर सेल है उनके बीच में जो टाइम लग रहा है, जो डिस्टेंस है, उसी के आधार पर अपन लोग क्या करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या इनका क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से पार्ट हैं आपके सेल सिग्नलिंग के। इंट्राक्राइन
सिग्नल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टारगेट सेल दैट स्टे विद इन द टारगेट सेल, मतलब जो कुछ भी हो रहा है टारगेट सेल के अंदर ही हो रहा है सारी चीजें। तो ये क्या है, इंट्राक्राइन है, मतलब बहुत कम डिस्टेंस में हो रहा है। ऑटोक्राइन क्या है, सिग्नल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टारगेट सेल आर सीक्रेटेड एंड अफेक्ट द टारगेट सेल इटसेल्फ बाय रिसेप्टर। रिसेप्टर से क्या कर रही है, उससे क्या कर रही है, टारगेट सेल ही क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। समटाइम्स ऑटोक्राइन सेल्स कैन target cells closely by they are the same type of cell as the emitting cell. An example of this is immune cell। जो आपकी इम्यून सेल है वो आपका ऑटोक्राइन का एग्जांपल है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इम्यून रिस्पांस आपका टारगेट सेल से ही प्रोड्यूस हो रहा है और बगल की जो सेल है उनको भी क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, उनको भी फायदा पहुंचा रहे हैं जो आपके रिसेप्टर्स हैं उसमें, उसके द्वारा। ठीक, आगे चलिए देखते हैं यहाँ पर जक्स्टाक्राइन सिग्नल्स क्या होते हैं। जक्स्टाक्राइन सिग्नल्स टारगेट एडजेसेंट या टचिंग सेल जिसको अपन लोग बोलते हैं, जो उसकी बगल की सेल है। दीज सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड along the cell membrane। सेल मेम्ब्रेन के along क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं बाय प्रोटीन और लिपिड कंपोनेंट्स इंटीग्रल टू द मेम्ब्रेन एंड आर कैपेबल ऑफ अफेक्टिंग आइदर द एमिटिंग सेल्स आर सेल्स इमीडिएटली एडजेसेंट। तो ये हो गया आपका जस्टाक्राइन। फिर आता है पैराक्राइन। पैराक्राइन क्या होता है, पैराक्राइन सिग्नल्स टारगेट सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ द इमिटिंग सेल। न्यूरोट्रांसमीटर रिप्रेजेंट एन एग्जांपल। न्यूरोट्रांसमीटर इसका एग्जांपल है आपके पैराक्राइन का। एग्जाम्पल आप जरूर याद रखेंगे। एंडोक्राइन का क्या एग्जाम्पल है, एंडोक्राइन जो कि एक सिस्टम है आपकी बॉडी में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन सिग्नल्स टारगेट डिस्टेंस सेल, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं और डिस्टेंस सेल पर ये क्या करते हैं, आपका टारगेट करते हैं। एंडोक्राइन सेल्स प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट ट्रेवल्स थ्रू द ब्लड टू रीच ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। जो एंडोक्राइन जो आपके सेल्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन को और बॉडी के तमाम पार्ट्स तक वो क्या करते हैं, वो पहुंचते हैं और वहां पर अपना फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। ब्लड के थ्रू आपका जाएगा। आप जानते हैं कि ब्लड आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स है ब्लड के थ्रू जाते हैं और बॉडी के जो टारगेट ऑर्गन है जहां पर हार्मोन्स की कमी है, किसी भी चीज की कमी है, वहां पर ये ब्लड ही आपके हैं जो सारी चीजें आपकी फुलफिल करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका एंडोक्राइन। सम सेल टू सेल कम्युनिकेशन रिक्वायर डायरेक्ट सेल सेल कांटेक्ट। सम सेल्स कैन फॉर्म गैप जंक्शन दैट कनेक्ट देयर साइटोप्लाज्म टू द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल। गैप जंक्शन के बारे में अपन लोग पढ़ा था कि सेल को सेल से कनेक्ट कर रहा था। वहां पर आपने देखा था कि गैप जंक्शन किस तरीके से वहां से जो आपके न्यूट्रिएंट हैं और जो सारी चीजें हैं जो सेल के बीच में जो कम्युनिकेशन होना था वो आपका गैप जंक्शन से हो रहा था। तो सारी चीजें जंक्शन के बारे में पिछले लेक्चर में अपन लोग पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो जरूर जाके देखें, बहुत मजा आने वाला है आपको वहां पर। उसके बाद क्या आता है, कॉन्टेक्ट डिपेंडिंग सिग्नलिंग। देखिए, इन व्हिच टू एडजेसेंट सेल मस्ट मेक फिजिकल कांटेक्ट इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट। दो सेल आपकी जो एडजेसेंट सेल होती हैं फिजिकल कांटेक्ट में होती हैं और वो कम्युनिकेट करती हैं। दिस रिक्वायरमेंट फॉर डायरेक्ट कांटेक्ट अलाउ फॉर वेरी प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ सेल डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। in the worm Sinohermatitis elegans, two cells of the developing gonad each have an equal chance of terminally differentiating or becoming a uterine precursor cell that continues to divide. The choice of which cell continues to divide is controlled by competition of cell surface signals. One cell will happen to produce more of a cell surface protein that activate the notch receptor on the adjacent cell। इस तरीके से आप देख रहे हैं किस तरीके से दो सेल हैं, बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर नोच है और यहाँ से क्या हो रहा है कि सिनेप्सिस के थ्रू क्या होता है, ये सारी चीजें रिसेप्टर के थ्रू आपके एक सेल के से दूसरे सेल के अंदर आपके जो है इंफॉर्मेशन जाती रहती है और जो सेल का जो सिग्नलिंग का जो प्रोग्राम है वो आपका बना हुआ रहता है। तो वही चीज यहाँ पर फिगर में भी दिया गया है। एंडोक्राइन सिग्नलिंग आपका दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से आप बता दे रहा हूँ, सारी चीजें समझा दे रहा हूँ। एंडोक्राइन सिग्नलिंग मेनली सेल सिग्नल्स आर कैरिड बाय molecules that are released by one cell and move to make contact with another cell. Endocrine signals are hormone। endocrine signal को आप सीधा सीधा याद रखेंगे कि ये हार्मोन्स से रिलेटेड है। हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन सेल्स, दे ट्रेवल्स थ्रू द ब्लड टू रीच ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अभी ऊपर चर्चा हुई। स्पेसिफिकली ऑफ सिग्नलिंग कैन कंट्रोल्ड इफ ओनली सम सेल्स कैन रिस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर हार्मोन। ठीक है, इसकी बात हो गई। उसके बाद क्या आता है पैराक्राइन। पैराक्राइन सिग्नल्स सच एज रिटिनोइक। उसके बाद यहाँ पर आपका पैराक्राइन सिग्नलिंग है। पैराक्राइन सिग्नल की बात अपन लोगों ने कर लिया था कि ये भी जो है आपका क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर क्या हो रहे थे, इसके एग्जांपल हैं, ये भी अपन लोगों ने चर्चा कर लिया अभी ऊपर ही, जहाँ पर एड्रीनल ग्लैंड वगैरह होती हैं। तो ये सारी चीजें अभी ऊपर अपन लोगों ने चर्चा कर लिया। अब सिनेप्टिक सिग्नलिंग है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। सिनेप्टिक सिग्नलिंग is a special case of paracrine signaling for chemical synapse or juxtacrine signaling। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इसको भी बोलते हैं, यहाँ पर सिनेप्टिक शब्द है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया।
कि जो होता है, जो बीच में गैप है दो सेल के बीच में, तो उनको क्या हो रहा है, उनको कम्युनिकेट करना है, तो सिनेप्स होता है उनके बीच में, जो गैप होता है उसको सिनेप्स बोलते हैं। और वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के थ्रू आपका क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा बिटवीन न्यूरॉन्स और टारगेट सेल और न्यूरॉन्स के बीच में आपका प्रोसेस होता है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विथ अ टारगेट सेल एज अ लिगेंड टू सेल सरफेस रिसेप्टर and are by entering into the cell through its membrane or endocytosis for intracrine signaling. This generally results in activation of second messenger leading to various physiological effects. तो इस तरीके से आपका सिग्नलिंग हो गया, सेल सिग्नलिंग। इस तरीके से आपका सेल सिग्नलिंग का जो पॉइंट था वो मैंने आपका खत्म कर दिया है, और ये चैप्टर आपका अब खत्म होता है। आपको मैं पीडीएफ सेंड कर रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे मुझे भी पता चले कि क्या आपको चीजें समझ में आ रही, जो भी मैं आपको यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्या आपके लिए वो यूजफुल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।